एवरीवन, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आजकल थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हैं, लेकिन उसके अलावा एक एडिशनल स्ट्रेस भी है जो कि है प्रैक्टिकल रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, जहां स्टूडेंट्स परेशान हैं कि कैसे वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, स्पेशली वाइवा में। तो आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनकी हेल्प से आप लोग काफी अच्छा स्कोर करेंगे। इनफैक्ट यू कैन स्कोर 30 on 30। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और बहुत ही ध्यान से सुने जो भी पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाया है, अभी तक आप बना चुके होंगे, वट एवर टॉपिक यू हैव सिलेक्टेड, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे वहीं से पूछे जाएंगे। तो अपने इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट को आप थॉरली स्टडी कर लें स्टार्टिंग टू द एंड, सो दैट वहां से कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। सेकेंडली आते हैं आपके एक्सपेरिमेंट्स जो आप लैब में परफॉर्म करेंगे, इंक्लूडिंग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी कि टाइट्रेशन, उसके बाद सॉल्ट एनालिसिस एंड कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। तो यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, ताकि सारे क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे जा सकते हैं, वो सब कवर हो जाएं। सो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक टाइट्रेशन। बिफोर वी बिगिन, एक इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए कि जब आप लैब में ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो वहां पे ब्यूरेट और पिपेट की कैपेसिटी यानी उसकी वॉल्यूम को जरूर नोटिस करें। एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो जनरली पूछ लेते हैं कि ब्यूरेट की वॉल्यूम कितनी थी या पिपेट की वॉल्यूम कितनी थी जो आपने यूज की। नॉर्मली ब्यूरेट आपको मिलेगी 50 ml की और जो पिपेट होगी वो 25 या 20 ml की होगी, बट द वॉल्यूम्स मे वेरी। तो जो भी आप अपनी लैब में यूज कर रहे हैं उनकी वॉल्यूम्स को जरूर नोटिस करें। लेट अस बिगिन विद दीज क्वेश्चंस। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टाइट्रेशन। अब आपका एक्सपेरिमेंट ही टाइट्रेशन है, तो ये क्या है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें दो सॉल्यूशंस मिलते हैं, एक वो जिसकी मोलैरिटी हमको पता होती है और उसकी हेल्प से हम लोग दूसरे अननोन सैंपल की मोलैरिटी या स्ट्रेंथ को फाइंड करते हैं, और यही होता है हमारा टाइट्रेशन। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द मोलैरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है। तो आपको याद रखना है कि जिस सॉल्यूशन की मोलैरिटी या स्ट्रेंथ हमको पहले से पता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसके बाद आता है व्हाट इज एन इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि इंडिकेट करता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो इंडिकेट्स द एंड पॉइंट ऑफ अ रिएक्शन। और कैसे इंडिकेट करेगा, तो वो होता है बाय द चेंज ऑफ इट्स कलर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव सम एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर। तो ये आपको याद रखना है तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन, बट कई बार पूछ लिया जाता है। तो यू मस्ट रिमेंबर मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स। नेक्स्ट आता है व्हाट इज एंड पॉइंट। हमने ये तो बोला कि एंड पॉइंट होता है जब टाइट्रेशन होता है, बट ये एंड पॉइंट है क्या। तो इट इज द पॉइंट वेयर द रिएक्शन इज जस्ट कंप्लीटेड। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है उसको एंड पॉइंट बोलते हैं। और एंड पॉइंट का पता कैसे चलता है, तो इट इज इंडिकेटेड बाय द कलर चेंज। जो आपका सोल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाएगा। और जो टाइट्रेशन आप लोग परफॉर्म करने वाले हैं वहां कलर चेंज क्या होगा, इट विल बी फ्रॉम कलरलेस टू लाइट पिंक। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि व्हाट इज द कलर ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। आप KMnO4 यूज कर रहे हैं टाइट्रेशन में, उसका कलर पूछ लेते हैं। द कलर यू नीड टू रिमेंबर इज डार्क पर्पल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इंडिकेटर इज यूज्ड इन KMnO4 टाइट्रेशंस। द आंसर इज नन, बिकॉज जो KMnO4 होता है वो खुद ही सेल्फ इंडिकेटर होता है जिसका खुद का कलर चेंज हो जाता है एट द एंड पॉइंट। तो हमें किसी एक्सटर्नल इंडिकेटर की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होता है जिसकी मोलैरिटी या स्ट्रेंथ हमको ऑलरेडी पता होता है। तो इट इज अ सॉल्यूशन हुज मोलैरिटी और स्ट्रेंथ इज ऑलरेडी नोन टू अस। तो नेक्स्ट इज व्हाट इज नॉर्मल सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी से थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ कॉन्सेप्ट है। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम लेते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास। अब सीख लेते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये जो ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है, दिस इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंस और एन फैक्टर। अभी एग्जांपल्स में डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या है। तो ग्राम इक्विवेलेंट को थोड़ा सा और समझते हैं डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिसिटी एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। तो H2SO4 एक एसिड है जो कि सॉल्यूशन में जाकर के डिसोसिएट होता है टू गिव 2H पॉजिटिव एंड सल्फेट आयंस। तो कोई भी एसिड जितने हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करता है वो होती है उसकी बेसिसिटी। तो यहाँ पे H2SO4 के केस में बेसिसिटी हो गई 2। अब जब हम इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। तो H2SO4 का मोलर मास 98 होता है, हाइड्रोजन का 2,
प्लस सल्फर का हो जाएगा 32 प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा 16 इंटू 4, जो सम आएगा वो होता है 98। तो मोलर मास को डिवाइड कर देंगे 2 से, देयरफॉर द इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू 49। इन द सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा अलग है। एसिड और बेस के केस में तो इजीली हम फाइंड कर लेते हैं कि एसिड कितने H पॉजिटिव देगा या बेस कितने OH नेगेटिव रिलीज करेगा। KMnO4 के केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसकी हाफ इक्वेशन हमको देखनी पड़ेगी। और यहाँ एक और क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि KMnO4 का बिहेवियर कैसा है, जो टाइट्रेशन आप परफॉर्म करें वहां पे KMnO4 का क्या रोल है। तो यू मस्ट नो दैट KMnO4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद ये रिड्यूस हो जाता है। तो इसकी हाफ इक्वेशन समझ लेते हैं। तो MnO4 नेगेटिव जो है एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू Mn2 पॉजिटिव। तो इसका जब रिडक्शन होता है ये Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। उसके बाद 4 इंटू 2 यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गए, तो उसके लिए 8 H पॉजिटिव ऐड करेंगे। फाइनली दोनों साइड में चार्जेस को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे आ गए 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे KMnO4 का, ये क्या हो जाएगा, उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय उसका चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने यूज हो रहे हैं। तो KMnO4 का जो मोलर मास है वो है 158। कैसे आता है, पोटेशियम का मास 39, Mn होता है 55 और ऑक्सीजन 16 इंटू 4, ये हो जाएगा 64। टोटल जो सम आपको मिलेगा दैट विल बी 158। तो उस 158 को ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोग डिवाइड कर देंगे एंड विल बी गेटिंग दिस आंसर। टाइम फॉर सम मोर क्वेश्चंस नाउ। इनके आंसर्स बोर्ड पर लिखे नहीं हैं, तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज मोहर सॉल्ट प्रिफर्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड ओवर फेरस सल्फेट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो इसके बारे में अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है। यहाँ ये पूछ रहे हैं कि हम मोहर सॉल्ट को क्यों प्रिफर करते हैं ओवर फेरस सल्फेट। तो ऑब्वियसली जो मोहर सॉल्ट है ये प्राइमरी स्टैंडर्ड वाली सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस करता होगा, यानी कि ये स्टेबल होगा, उसके अलावा ये जो है जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा होगा, देयरफॉर इसको प्रेफर किया जाता है इन कंपैरिजन टू FeSO4। ब्यूरेट एंड पिपेट मस्ट बी रिंस्ड विद द सॉल्यूशन विद व्हिच दे आर फिल्ड। व्हाई? तो जब हम टाइट्रेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो जो ब्यूरेट है और जो पिपेट है इनको पहले सॉल्यूशन से रिंस कर लेना चाहिए। तो ब्यूरेट में अगर आप KMnO4 फिल कर रहे हैं तो डायरेक्टली ऐड करके प्रोसेस स्टार्ट नहीं करना, एक बार थोड़ा सा KMnO4 ऐड करके पूरी ब्यूरेट को रिंस करना होता है। सेम इज विद द पिपेट। तो ऐसा क्यों करते हैं आपसे पूछा गया है। तो जो ब्यूरेट और पिपेट है जब हम उनको वॉश करते हैं उनकी वॉल्स के साथ थोड़ा सा पानी स्टिक होके रह जाता है। अब हम डायरेक्टली अगर सॉल्यूशन उसमें ऐड करेंगे तो पानी की वजह से जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर पानी को हटाने के लिए पहले उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से ब्यूरेट और पिपेट को रिंस किया जाता है। सिमिलर काइंड का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई अ टाइट्रेशन फ्लास्क शुड नॉट बी रिंस्ड। तो जब हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं हम 3 या 4 रीडिंग्स लेते हैं, कंकॉर्डेंट रीडिंग्स ली जाती हैं, तो बार बार उस कोनिकल फ्लास्क को पानी से वॉश नहीं करना, रिंस नहीं करना। अगेन द सेम थिंग, अगर हम कोनिकल फ्लास्क को रिंस करेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ पानी उसके अंदर रह जाएगा। अब आप अपना सॉल्यूशन पिपेट आउट करके उसमें ऐड करोगे तो पानी की वॉल्यूम की वजह से नॉर्मल वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ने से अगेन कंसंट्रेशन विल डिक्रीज और रिजल्ट में चेंजेस आ जाएंगे। तो आप जब सेकेंड रीडिंग लेते हैं फर्स्ट के बाद तो पुराने सॉल्यूशन को सिर्फ गिरा देना है, पानी से उस कोनिकल फ्लास्क को रिंस नहीं करना। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो ब्यूरेट में अपने सैंपल को जब आप ऑब्जर्व करेंगे वहां वो आपको इस कर्व्ड शेप में नजर आएगा, स्ट्रेट नहीं होगा, वो कर्व्ड शेप में रहेगा। तो अपर पार्ट को बोलते हैं अपर मेनिस्कस और ये जो लोअर पार्ट है सेंट्रल वाला पार्ट इसको बोलते हैं लोअर मेनिस्कस। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि अगर आपने इस ब्यूरेट में किसी कलर सॉल्यूशन को फिल किया है तो आप क्या चेक करेंगे, रीडिंग जब लेंगे तो आप इस अपर मेनिस्कस को चेक करेंगे। तो यहाँ जो मार्क होगा कोइंसाइड जो हो रहा होगा वो रीडिंग आप लोग लेंगे। लेकिन अगर कलरलेस सॉल्यूशन है इसी ब्यूरेट के अंदर तो इन दैट केस यू हैव टू चेक द लोअर मेनिस्कस। तो कलर्ड के केस में ये रीडिंग आपको लेनी है अपर वाली और कलरलेस के केस में आपको लोअर वाली रीडिंग लेनी है। ऐसा क्यों होता है, तो कलर्ड सॉल्यूशन के केस में जो लोअर मेनिस्कस है वो क्लियरली विजिबल नहीं होता, देयरफॉर हम अपर मेनिस्कस को प्रेफर करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ मोलर सॉल्यूशन। तो इसको आप मोलैरिटी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं।
तो मोलर सोल्यूशन वो सोल्यूशन है विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो 1 मोल होना चाहिए 1 मोलर के केस में। व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। प्राइमरी स्टैंडर्ड उसको बोलते हैं जो कि जिसके पास होती है हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो कि हाईली प्योर है, स्टेबल है, वो जल्दी से ना तो ऑक्सीडाइज होगा ना डिकम्पोज होगा, एंड इट इज नॉन हाइड्रोस्कोपिक, यानी कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करता हो। तो जो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस करता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। और कोई ऐसा सब्सटेंस या सॉल्यूशन जो इन प्रॉपर्टीज को या इन कैरेक्टरिस्टिक्स को पोजेस नहीं करता उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एसिडिमेट्री एंड एल्कलीमेट्री। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, एसिडी मतलब एसिड और एल्कली मतलब हो गया बेस। अब जो टाइट्रेशन है वो कई तरीके का होता है, बट जब टाइट्रेशन होता है बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस तो उसको ये बोलते हैं एसिडिमेट्री एंड एल्कलीमेट्री। तो ब्रांच ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। पिपेट शुड नेवर बी हेल्ड फ्रॉम इट्स बल्ब, व्हाई। तो जो पिपेट का सेंटर वाला थोड़ा मोटा सा पार्ट होता है उसको बल्ब बोलते हैं, तो उस बल्ब से हमको पिपेट को होल्ड नहीं करना चाहिए। रीजन पूछा है आपसे, तो रीजन क्या है कि जो आपका बॉडी टेम्परेचर है, जब आप हाथ से होल्ड करोगे तो बॉडी टेम्परेचर वहां पहुंचेगा, तो बॉडी टेम्परेचर में एक्सपैंड द ग्लास, जिसकी वजह से जो मेजरमेंट है उसमें एरर आ सकती है। द नेक्स्ट इज व्हाई द लास्ट ड्रॉप ऑफ द सोल्यूशन मस्ट नॉट बी ब्लोन आउट ऑफ अ पिपेट। जब आप किसी भी सोल्यूशन को पिपेट आउट करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स की हैबिट होती है लास्ट का ड्रॉप निकल नहीं रहा, वो उसमें एयर ब्लो करते हैं और उसको निकाल देते हैं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो कभी भी उस लास्ट ड्रॉप को ब्लो करके बाहर नहीं निकालना है। द रीजन इज वो ड्रॉप हमेशा एक्स्ट्रा होती है इन कंपैरिजन टू द जो वॉल्यूम है पिपेट की। तो अगर आपकी मान लो 20 ml की पिपेट है, 20 ml खुद ही बाहर आ जाएगा, वो लास्ट ड्रॉप हमेशा एक्स्ट्रा होगी, तो उसे निकालने की आप कोशिश ना करें। कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा या टफ पढ़ने के चक्कर में हम लोग इजी चीजों को स्किप कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट एंड इजी वाले क्वेश्चंस हैं, लाइक व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट। तो ऑल ऑफ अ सडन कभी एग्जामिनर जब पूछ लेते हैं ना तो स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज हो जाते हैं, मोहर सॉल्ट वो क्या होता है। तो यू हैव टू नो मोहर सॉल्ट का मतलब है फेरस अमोनियम सल्फेट, और फॉर्मूला क्या होता है FeSO4, ये फेरस सल्फेट हो जाएगा FeSO4, फिर अमोनियम सल्फेट हो जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6 मोल्स ऑफ H2O। तो यहाँ पे 6 मोल्स होते हैं फॉर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, जो कि होता है COOH होल ट्वाइस डॉट 2 मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसको भूलना नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स अमंग KMnO4 एंड FeSO4। तो KMnO4 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, देयरफॉर FeSO4 विल बी बिहेविंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ मेंशन करना बंद कर दिया है क्योंकि कुछ को यही स्ट्रेस होता है, इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, अरे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो जल्दी से एक बार पढ़ के आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अब यहाँ या तो आप सिंपल डेफिनेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं या आप इनके फॉर्मूला के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। फॉर्मूला वाइज देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। और जो मोलैरिटी होता है ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है लेकिन पर kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। तो या तो सिंपल आप डेफिनेशन बताएंगे या फिर उनके फॉर्मूले के थ्रू बता देंगे। नेक्स्ट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आउट ऑफ दीज टू मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच इज बेटर एंड व्हाई। तो यू नीड टू रिमेंबर कि मोलैलिटी बेटर है। क्यों बेटर है? बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, वेयरएज मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो मोलैरिटी क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, अगर टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं उससे क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, और वॉल्यूम चेंज होगी तो मोलैरिटी में भी चेंजेस आ जाएंगे, वेरिएशन आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड क्योंकि मोलैलिटी डिपेंड नहीं करती टेम्परेचर पे तो इसकी वैल्यू में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ये लगभग कांस्टेंट है, तो यू आर गेटिंग द कांस्टेंट और सेम रिजल्ट।